चलो. Hi, nice to meet you. Hi. हाय। So I'm a student from grade 11 at Indus International and मेरा नाम आरुष है. तो आज मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछने वाला हूँ आपके विचार राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में, और ये पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रभाव क्या है, और ऐसे ही आपके विचार इन सब पे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के चालू करेंगे. तो आप मुझे आपके बारे में थोड़ा बताओ. आपका नाम क्या है, क्या कौन से पोजीशन में काम करते हो, किधर काम करते हो, वो सब. हेलो। मेरा नाम पवन कुमार तंवर है और मैं राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और हमारा जो हेड ऑफिस है राजस्थान में जयपुर में है। इसके अलावा हमारे ऑफिसेज अक्रॉस द राजस्थान है। हम्म. और बेसिकली ये एक एजेंसी है जो कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ओके. तो हाँ. हमारा बेसिक वर्क यही है कि हम्म. हेलो. हेलो. आप मुझे सुन सकते हो? हाँ. तो वो आप थोड़ा कट गए, थोड़ा लास्ट पार्ट वापस बोल दो, राजस्थान रनिंग. मतलब हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि राजस्थान में जो है मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं। ठीक. जी। हम्म. तो मैं आपको प्रश्न बोलने लग जाऊंगा अब. तो आपका ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो अभी बहुत रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके हम्म, ऊपर आपके विचार क्या है? और ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो जोधपुर, बीकानेर और दूसरे दूसरे जगह में हुआ है, उसके आपके विचार क्या है? मतलब ये क्या पॉलिसी है और कौन से ऑब्जेक्टिव? हम्म। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाने का ऑब्जेक्टिव जब हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जाते हैं हम्म. तो सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान में कि रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कितना है। हम्म. तो अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट जो है उसमें हाईएस्ट सोलर रेडिएशन अवेलेबल हैं, हाईएस्ट सनी डेज अवेलेबल हैं। ठीक है। हाँ. और जो अपने यहाँ पे जो रेडिएशन लेवल है वो लगभग 5.72 पर डे पर यूनिट जनरेट हो सकती है पर स्क्वायर मीटर से। तो हम्म. मतलब ये राजस्थान ऐसा पोटेंशियल एरिया है जहाँ हाईएस्ट जनरेशन सोलर का हो सकता है। प्लस अपने यहाँ पे जो वेस्टर्न राजस्थान है और जो साउथर्न राजस्थान है वहाँ विंड का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो उस वे में राजस्थान जो है बहुत ही इंडिया में मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग इंडिया का जो पोटेंशियल है उसका 20% राजस्थान में जनरेट हो सकता है। ठीक है. बिल्कुल. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राजस्थान ने जो है अपनी रिन्यूएबल राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इशू की थी लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में। तो उस पॉलिसी में हमने एक ऑब्जेक्टिव भी रखा था, हमारा टारगेट था कि लगभग 90 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में इंस्टॉल हो। सिंस राजस्थान में जो है सोलर का बहुत अच्छा पोटेंशियल है तो करीब करीब 65 गीगावाट जो है सोलर से ऐड होने का एक टारगेट था। हम्म. जब भी हम पॉलिसी प्लान करते हैं तो उसमें हमारा फैक्टर्स देखने के लिए ये होता है कि राजस्थान में अपने स्टेट की पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। हम्म. ठीक है। दूसरा ये है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है हम्म. और उस पावर का और यूज क्या हो सकता है। तो कोई भी स्टेट जो होता है उसमें पॉलिसी लाने का एक गवर्नमेंट का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव होता है पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ हो, उसका स्टेट को इकोनॉमिकली बेनिफिट मिले, इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उसी सेंस में ये पॉलिसी जो है 2023 में लाई गई थी। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में अभी जो सोलर के प्रोजेक्ट लगे हैं वो इंडिया में हाईएस्ट कैपेसिटी लगी हुई है। हाँ. बिल्कुल. प्लस जो सोलर के अलावा विंड है उसमें वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में लगा हुआ है। तो ओवरऑल राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलमोस्ट हम और गुजरात लगभग बराबर से है। कभी बिल्कुल. गुजरात हमसे थोड़ा आगे निकल जाता है, कभी हम उससे आगे निकल जाते हैं। हम्म. तो कह सकते हैं अपन की रिन्यूएबल में जो है राजस्थान एक लीडिंग स्टेट है। बिल्कुल. बिल्कुल. तो ये सब पॉलिसी लाने के हैं। फिर पॉलिसी लाने का एक बेनिफिट ये भी देना होता है कि जो कॉमन पीपल्स हैं, आम लोग हैं, ठीक हम्म. है, इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिले। हम्म. क्योंकि रिन्यूएबल बेसिकली आप जानते हो कि किसी भी स्टेट्स की कंट्रीज की ग्रोथ के लिए एनर्जी की कंज्यूमशन एक जो है पैरामीटर, एक स्केल है जिससे मेजर करते हैं कि
वहाँ की ग्रोथ कितनी है। डे बाई डे कंजम्पशन बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो स्टेट ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। अपने यहाँ पे सिंस की अब यहाँ अपने यहाँ पे एनर्जी के सोर्सेज लिमिटेड है, हम या तो कोल पे डिपेंडेंट है, हाइड्रो अपने यहाँ लिमिटेड है। बट रिन्यूएबल एक ऐसी पार्ट है अपने पास जो अपने लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। उस रिसोर्स को करने यूज करके हम अपनी पावर डिमांड को मीट कर सकते हैं, बाकी स्टेट ग्रो भी बहुत कर सकता है इकोनॉमिकली। बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए हमने ये पूरा पॉलिसी प्लान किया था। पॉलिसी प्लान में ये ऑब्जेक्टिव था कि हर एक सेक्टर का ध्यान रखा गया था कि सोलर से इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो, हम्म। सोलर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप हो। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स लगें। ठीक है, डोमेस्टिक जो घरों में लोग सोलर लगाएं। ठीक है। तो अपने दोनों ऑब्जेक्टिव रहे हैं कि इससे अपनी इंडस्ट अपना पावर का कंजम्पशन सोलर पे शिफ्ट हो, अपनी पावर की टैरिफ रिड्यूस हो। ठीक हम्म। है, अपने स्टेट में इंडस्ट्रीज ग्रो करें, हम्म। और अपने को जो है इकोनॉमिकली बेनिफिट मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही जी। सही। तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट था, थैंक यू उसके लिए। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी के थोड़े की अचीवमेंट्स क्या है, मतलब हाँ आपने बोला रोजगार तो लोगों को देता है, वो तो बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, हाउस होल्ड वेलफेयर के लिए। हम्म। लेकिन थोड़े और हम्म। की अचीवमेंट क्या है, मतलब एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रहा है ये, जैसे मतलब क्लाइमेट हम्म। चेंज को तापमान थोड़ा नीचे कर रहा हम्म। है। आपको क्या लगता है इस पॉलिसी के थोड़े की अचीवमेंट्स? देखो, उसमें अचीवमेंट्स में हम ये कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ जनरेशन तो राजस्थान ऑलरेडी अच्छा अचीवमेंट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट कैपेसिटी राजस्थान से जो है एडिशन हो रही है। तो डेफिनेटली जितना हम कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं वो अपना एक इंडिविजुअल अचीवमेंट्स है। साथ जितना हम इसमें आरी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जितना ऐड कर रहे हैं, उतना हाँ, ही अपन एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये इकोनॉमिकली वाइबल है, मतलब आज की डेट में जो हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर पावर है वो थर्मल की पावर से भी चीपर है। हम्म। तो जितना हम सोलर ऐड कर रहे हैं वो हमारी पावर क्राइसिस की प्रॉब्लम को तो सोल्व कर ही रहा है, साथ ही वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है वो है इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि हर एक यूनिट्स जितना सोलर हम जनरेट करते हैं तो एटलीस्ट हम 0.9550 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं। वाह। ठीक हाँ। है, तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट को बेनिफिट है। बढ़िया। प्लस, हाँ, प्लस ये है कि जब हम थर्मल की पावर को जनरेट करते हैं तो थर्मल की पावर को हो सकता है, आज तो वो वैसे भी जनरेशन भी चीपर नहीं है, बट जब चीपर था तब भी वो एक्चुअल में चीपर नहीं था, क्योंकि उससे जो पावर के जो इनडायरेक्ट बेनिफिट थे, इनडायरेक्ट जो लॉसेस थे, वो हम उसको असेस ही नहीं करते। हम्म। लाइक कि एक केजी सॉरी 1 यूनिट थर्मल अगर अपन जनरेट करते हैं तो उससे जितना कार्बन एमिशन जो होता है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता ही है, बट इनडायरेक्टली सोशली बहुत इम्पैक्ट करता है। हम्म। उसके हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। अगर अपन सारी कॉस्ट को कवर करते हैं तो वो पावर ये मान के चलिए कि सोलर की पावर से 10 टाइम कॉस्ट। हाँ। और उस उस जो वो जो लॉस इन्वायरमेंट को या अपनी सोसाइटी को हो रहा है उसको हम रिकवर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि अपन सिर्फ इसको कॉस्ट की मतलब पर यूनिट प्राइस पे नहीं जाके इसके ओवरऑल बेनिफिट देखते हैं। तो सिंस क्योंकि अब एनर्जी कंजम्पशन कोई भी कंजम्पशन रिड्यूस नहीं कर सकता, डे बाई डे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बट इसको जितना अपन रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट करें उतना ही इन्वायरमेंट को बेनिफिट है, सोसाइटी को बेनिफिट है। और ओवरऑल मतलब कोई भी ऐसा सब विन विन सिचुएशन है, मतलब कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है रिन्यूएबल को लेके जो एग्जैक्टली। वो हाँ, तो ये सोचे। पॉलिसी इतना अच्छा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, ये इकोनॉमी को भी ग्रो कर रहा है, विकास दे रहा है लोगों को, हम्म। रोजगार प्रमोट कर हम्म। रहा है, और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के लिए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए हाँ, पॉलिसी बहुत अच्छा। हाँ, बढ़िया। चलो हम। इसमें इसमें मैं बता दूं। हाँ। हाँ, हाँ। चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, मैं उसमें सम कर दूंगा इसमें। हाँ, तो अब मुझे बताइए स्पेसिफिकली राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन में जहाँ आप काम करते हो, तो जहाँ वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, ये पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हम ये आप जैसे बोल रहे थे ना, ये हम्म। यूनिट्स कैसे इंस्टॉल हो गए, थोड़े इस हम्म। प्रोसेस में थोड़े संकट क्या थे, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स क्या थे जो आपने फेस किए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती। प्रॉब्लम को अपन बात करें तो पहले अपने को स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज समझना होगा। ठीक है, जैसे कि अ, इसमें अगर अपन रिन्यूएबल को या सोलर को डिवाइड करें तो इसको 2 या 3 सेगमेंट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। हम्म। पहला सेगमेंट है लार्ज स्केल
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हाँ। उन प्रोजेक्ट्स का पर्पज होता है कि वो एक कंसंट्रेटेड एरिया में बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, जिनकी साइज गीगावाट्स में या 1000 100 मेगावाट साइज में हो सकते हैं। उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बड़े लैंड पे वो एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, उस पावर को वो एक ग्रिड में इंजेक्ट करते हैं, उस ग्रिड से वो पावर कहीं पे भी यूटिलाइज होती है, अपने स्टेट में हो सकती है, बाहर जाके हो सकती है। हम्म। दूसरा पर्पज ये होता है कि अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं वो भी अपने यहाँ पे रिन्यूएबल लगा के पावर को यूज कर पाती है। तो कुछ इंडस्ट्रीज के पास स्पेस होता है तो वो अपनी इंडस्ट्री के विद इन प्रीमाइसेस सेटअप करके पावर को यूज कर लेते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके पास स्पेस कम होता है लेकिन पावर की डिमांड ज्यादा होती है, तो वो कहीं और पावर को कहीं किसी और लोकेशन पे पावर प्रोजेक्ट लगा के वो अपने पावर यूज कर लेती है। तीसरे जो यूज हैं वो है अपना एग्रीकल्चर का या डोमेस्टिक यूज है, कि सभी अपने घरों पे लगा सकते हैं। ठीक है। और फार्मर्स है उसके पास भी ऑप्शन है कि उसके पास एग्रीकल्चर लैंड स्पेयर है तो वो उसमें प्रोजेक्ट लगा के खुद के इरिगेशन के पर्पज से लगा सकता है, या फिर वो जो है जो लैंड है उस पर प्रोजेक्ट लगा के जो है डिस्कॉम्स वगैरह को या गवर्नमेंट को पावर सेल कर सकता है। हम्म। अब इनमें चैलेंजेस अपन इनको इनको डिवाइड करते हैं, हर सेक्टर के अपने अपने चैलेंज है। जैसे लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट लगते हैं तो उनको सबसे पहले देखना होता है कि वो पावर किसको सेल करते हैं। तो उसका जो ऑप्शन हम लोग देते हैं इसके लिए, जो स्टेट की डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो सब टेंडर इश्यूज करती हैं, वो पावर जिनकी एक रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के लिए वो टेंडर फ्लोट करती है, उस टेंडर से ये लोग सेलेक्ट होते हैं। हम्म। अब इनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लगाएं, और उसमें सबसे बड़ा इश्यू होता है लैंड का। हम्म। क्योंकि ठीक है वो अगर एक बिड में पार्टिसिपेट करेंगे उस पार्टिसिपेशन से उनको टेंडर लोकेट हो जाएगा, वो अपनी एक टैरिफ जो है उस फिक्स टैरिफ पे प्रोजेक्ट लगा के पावर को बेच सेल कर पाएंगे। हम्म। बट उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन से एरिया में प्रोजेक्ट लगाएं और वहां उनको इजीली लैंड मिल जाए। तो एक पहला एक मेजर चैलेंज है वो है लैंड की अवेलेबिलिटी। ठीक है। और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज होता है जब वो लैंड अक्वायर करने जाते हैं तो इसमें लगने वाला टाइम। लैंड वो दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो वो गवर्नमेंट लैंड लेते हैं या फिर वो अपनी प्राइवेट लैंड ले। गवर्नमेंट लैंड का एक लेंदी प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो वो प्रोसीजर से जाना मतलब उसका एक टाइम लाइन होती है, उसके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टाइम लाइन होती है, तो दोनों को मीट आउट करना एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। फिर उसी सेक्टर का दूसरा चैलेंज देखते हैं तो उसको क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट से एक ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट करके और ग्रिड तक ले जाना होता है। तो वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इरेक्ट करना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि वो लाइन काफी सारे रूट से होती हुई निकलती है, तो वहां तक की लाइन को इरेक्ट करना लोकल एजिटेशन होता है। हाँ। ठीक है। तो ये साइट के इश्यूज हैं हम्म। जिनको राइट राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम हो सकती है ना। हम्म। तो ये अपन कह सकते हैं कि बड़े सेक्टर के चैलेंजेस इस तरह के होते हैं। हाँ। फिर तीसरा इनका चैलेंजेस होता है कि इनको जो टैरिफ होती है बहुत कॉम्पिटेटिव हो गई है, हम्म। उस कॉम्पिटेटिव टैरिफ में इनको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके और अपना प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो ये बड़े सेक्टर के चैलेंज अपन कह सकते हैं। हाँ। अब उसके बाद अपन दूसरे सेक्टर पे जाते हैं। दूसरे सेक्टर हो गया जैसे इंडस्ट्रीज है। अब इंडस्ट्रीज को अपनी खुद के सेटअप लगाना है। हर इंडस्ट्री के पास में ये चैलेंज है कि हर एक के पास में उतना स्पेस नहीं होता जितना वो पावर की उनकी डिमांड है। हाँ। ठीक है। फिर सेकंड ये है कि अगर उनके पास स्पेस नहीं होता तो वो कहीं और प्रोजेक्ट लगाएंगे। वो बिल्कुल। प्रोजेक्ट लगा के जब वो पावर अपने यहाँ एक्सेस करते हैं तो उसको हम ओपन एक्सेस बोलते हैं। ओपन एक्सेस मतलब ग्रिड में वहां पावर इंजेक्ट हो जाती है, तो यहाँ वो ड्रॉ कर लेता है, तो उसके कुछ चार्जेस भी लगते हैं। हम्म। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो यहाँ मैटर करती है कि उसको वो एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट कितना फ्रीडम देती है, कितने इंसेंटिव देती है। तो अगर वो खुद अपने लिए प्रोजेक्ट लगाता है तो फिर भी उसको कुछ बेनिफिट रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो अपना प्रोजेक्ट लगा के किसी इंडस्ट्री को सेल करता है तो वो भी बहुत कॉस्टली है, उसमें चार्जेस ज्यादा है। ठीक है। तो हाँ। ये फिर क्या होता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट की एक लिमिट के बियॉन्ड साइज नहीं बढ़ा सकता। हाँ। जितना उसका खुद का इंडस्ट्री का लोड होता है उससे ज्यादा साइज का प्लांट नहीं लगा सकता। बट सोलर क्या होता है, सोलर 24 आवर जनरेट नहीं करता। हम्म। अगर उसका पावर कंज्यूमशन 24 आवर्स है तो वो सोलर से अपनी 100% डिमांड पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो सेटअप करता है, लेकिन उसको आज भी अपनी 100% डिमांड फुलफिल करना सोलर से अभी भी एक चैलेंज है। हम्म। तो ये एक मेजर चैलेंज है। बिल्कुल। अब अपन थर्ड सेक्टर पे आते हैं। थर्ड सेक्टर को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। हम्म। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का सेंस ये होता है कि मतलब कंसंट्रेटेड जोन सोलर का नहीं लगते, जहाँ पे डिमांड हो वहीं पे पावर सप्लाई हो जाए। ठीक हम्म। है। लाइक कि
डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप होता है, आपका घर है, आपके घर के ऊपर आपने छत पे लगाया, आप उसकी पावर को यूज कर रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। ऐसे ही फार्मर है, वो किसी रूरल एरिया में है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगे, उस प्रोजेक्ट से वो वही पावर जनरेट करके लोकली एग्रीकल्चर एरिया या फिर वो जो है लोकल ग्रिड में सप्लाई कर दे, और वहाँ का जो कंजम्पशन है उससे मीट हो जाए। हम्म। ठीक है। अब इस सेक्टर के चैलेंजेस अलग तरह के हैं। इस तरह के चैलेंजेस ये हैं कि एक तो सब्सिडी है, हम्म। पहला पार्ट, कि किसी स्कीम के लिए सब्सिडी होती है, किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, सोलर की एक कॉस्ट है, हर आदमी ये नहीं चाहता कि वो इतना कॉस्ट इन्वॉल्व करे। इवन लास्ट 10 ईयर्स से सोलर की कॉस्ट काफी रिड्यूस हुई है, अभी इकोनॉमिकली वाइबल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी सब्सिडी की डिपेंडेंसी है। हाँ बिल्कुल। अगर सब्सिडी नहीं आ पाती है तो स्कीमें इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है कि अब इस स्कीम में जितने भी लोग आते हैं, जो हम्म। वो बेसिकली रूरल बेल्ट से आते हैं, उनको प्रोजेक्ट लगाने का, उसकी इकोनॉमिक्स और इन सब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। हम्म। ठीक है। तो अभी इस तरह की स्कीमें स्टेट में चल रही है, यहाँ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट जो है अपने लेवल से ही इसको अच्छे से प्लान करके स्कीम को इम्प्लीमेंट करे, तो इनकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। अदरवाइज क्या है कि लोग लगाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर नहीं पता होता, उनको ये पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी कैसे मिलेगी, कैसे वो प्रोजेक्ट कमीशन कर पाएंगे, और कैसे वो इसकी इकोनॉमी के बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल। एक पहला हो गया अवेयरनेस का। ठीक है। दूसरा, उनको इकोनॉमिक क्लियरिटी नहीं होती। तीसरा, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है फाइनेंस का। हम्म। छोटे प्रोजेक्ट होने की वजह से इनको बैंक वगैरह से फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो इस तरह ये अलग अलग सेक्टर्स के चैलेंजेस मैंने लगभग क्लियर हाँ किए। और बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भैया। अब फाइनली भैया, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आपके कोई भी दूसरे विचार है जो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन या इस पॉलिसी के बारे में थोड़े मुझे मदद कर सकते हैं, जो जैसे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट का सक्सेस कैसे हुआ है, मतलब आप कैसे बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, और जो भी फ्यूचर में करना है वो क्या कर सकता है, जस्ट अ क्विक थॉट। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने का तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वाइबल है। हम्म। ठीक है। और टेक्निकली वो साउंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, उस लाइफ में उसकी इकोनॉमी अगर प्रॉपर बैठ रही है, और टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ऑब्सोलीट नहीं हो, मतलब वो टेक्नोलॉजी एक चैलेंज नहीं है, तब हम उसके सक्सेसफुल होने की गारंटी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ पावर जनरेशन का ही एक सोर्स नहीं रहा। अगर अपन नए इंटरवेंशन की बात करें, तो रिन्यूएबल का एनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये 24 आवर्स पावर को जनरेट नहीं कर सकता कंटिन्यूस। हम्म। तो अपनी डिपेंडेंसी कोल पे रहती है, हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे। हम्म। तो इसके लिए क्या है कि अपने को ऐसे इंटरवेंशन की जरूरत है कि एक हम्म। तो इसका स्टोरेज हो पाए, हाँ। ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो कि हमारी पावर को स्टोर कर पाए, और जब जरूरत हो ग्रिड में तब वो अपने को दे पाए। क्योंकि आज आपके घर पे सिर्फ सोलर, और अगर बाहर से सप्लाई नहीं हो रही हो हाँ। तो आपका काम नहीं चल सकता। तो ये एक हाँ। मेजर चैलेंज है। तो इसलिए जरूरी है कि अपन विद स्टोरेज, मतलब बैटरी स्टोरेज, अभी जो सिस्टम है वो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट है, बैटरी स्टोरेज प्लांट है, वैसे हाँ। और कोई नई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो जिससे ये इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो और ये ज्यादा से ज्यादा कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। तीसरा, अभी एक एक ग्रीन हाइड्रोजन भी अभी आया था। ग्रीन हाइड्रोजन भी ऐसा सब्स्टिट्यूट हमने माना था कि वो एक नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। हम्म। तो अभी राजस्थान ने भी उस पर पॉलिसी इश्यू की है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स और बढ़ाने की जरूरत है, मतलब हम्म। स्टोरेज हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, या और वैसे ही नए जिसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो, जो कॉस्ट रिड्यूस करे, जो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल आ रही पावर अपन यूज कर पाए, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, सही है भैया।